कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट करा जी। इसमें अकाउंट्स के फायदे बताए, एडवांटेजेस क्या है, फंक्शन का काम क्या है। आज क्वेश्चन 4 कर रहे हैं लिमिटेशन। इसमें बुराई करनी है अकाउंट्स की, अकाउंट्स में ये कमी, ये चीज बेकार है वगैरह वगैरह। पहली कम में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। देखो एग्जैक्ट और एस्टिमेट में क्या फर्क होता है? जैसे करेक्ट और एक्यूरेट में क्या फर्क होता है? करेक्ट का मतलब जो सही है, जो गलत नहीं है। एक्यूरेट का मतलब जो बहुत सही है, मतलब परफेक्शन के साथ। जैसे जब स्केल होता है, स्केल के उस पर लिखा होता है इट इज 100% एक्यूरेट, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी का फर्क भी बहुत फर्क आ जाएगा। एक एमएम का फर्क भी ज्यादा फर्क आ जाएगा। कुछ चीजें हमें एमएम के अकॉर्डिंग मेजर करनी होती है। जब जैसे रेस हो रही होती है तो उसके अंदर कोई दो प्लेयर हैं, वो ऑलमोस्ट उन्होंने सेम टाइम पर फिनिश लाइन पे टच करा है, तो फिर कैमरे में देखा जाता है कि अगर 0.1 सेकंड का डिफरेंस है अगर, तो कौन विनर है उससे पता लग जाएगा। तो वहाँ पे एक्यूरेसी वाली बात आती है, बहुत ज्यादा करेक्टनेस में, डिटेल में। ऐसे यहाँ पर आते हैं अकाउंट्स में प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं आता, एस्टिमेटेड आता है। मतलब अकाउंट्स में बहुत सारी प्रिजम्पशंस हैं, ऑप्शंस हैं, मेथड्स हैं, जो हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं निकालते। जैसे सर एक बिजनेसमैन भी जब अपने खर्चे रिकॉर्ड कर रहा होता है तो एक एक रुपया वो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कोई चाय का बिल आया 220 रुपए का, शायद उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो खर्चा रिकॉर्ड नहीं होगा तो प्रॉफिट एक्यूरेट कैसे आया। दूसरी चीज, हम बहुत सारी चीजें अभी चैप्टर करने वाले हैं, यहाँ पर ना मेथड्स, ऑप्शंस होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, डेप्रिसिएशन। सर 10 लाख रुपीस की हमने एक मशीन खरीदी और लगभग वो 10 साल चल जाएगी, तो मतलब 1 लाख रुपए की हर साल वो मशीन घिस रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। इसका इट इज एन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। लेकिन कोई भी पर्सन एक्यूरेटली डेप्रिसिएशन कितना लगा उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। हमें थोड़ा ना पता एग्जैक्टली 10 ईयर से चलेगी। आज हम कोई नई कार खरीद के लाए, उससे 5 साल बाद बिल्कुल बेकार हो जाए, हम रफ एंड टफ यूज कर रहे हैं, उससे 10 साल बाद भी नई जैसी कंडीशन है उसकी, ऐसा भी हो सकता है। सेम चीज मशीनरी में, प्रोडक्शन एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो हमारे अकाउंट का जो आंसर आता है, जो प्रॉफिट आता है, वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, एस्टिमेटेड होता है। तो ये कमी हो गई अकाउंट्स की, परफेक्ट आंसर नहीं देता, अंदाजे से आंसर देता है। पढ़ते हैं डिटेल में। देखा भाई, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ये रजिस्टर का काम नहीं है। जो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पॉइंट वो निकालो, उसको रीड करो। Although most of the transactions are recorded on the basis of evidence, सबूत के बेस पर रिकॉर्ड करते हैं। समझिए जी क्या कॉन्सेप्ट है। सर कंपनी ने एक जॉब पर रखा हुआ है अकाउंटेंट। अब जो जॉब पर है उसको तो जो मर्जी बोलो वो वही करेगा। हम बोले 50 लाख की सैलरी लेकिन तू 60 लाख ले, उसे लिखना पड़ेगा वरना जॉब से निकाल देंगे। ठीक, तो ऐसी कंपनी गड़बड़ कर सकती है। इसलिए एक अलग से सीए अपॉइंट होता है जो बाहर से आता है और इस कंपनी के सारे अकाउंट्स चेक करता है। लगभग 1 हफ्ते का टाइम होता है उसके पास पूरी कंपनी अकाउंट्स चेक करने का, साल में एक ही बार आता है। वो इसके अंदर जॉब नहीं कर रहा होता। ठीक, ये गवर्नमेंट का रूल है। सी आएगा और अकाउंट्स चेक करेगा। अब ध्यान से दोनों, जब सी आएगा तो अकाउंटेंट से डिस्कस, अब बॉस कह रहा था मैं तो बिजनेस देखता हूँ, मुझे ना पता अकाउंट्स में क्या चल रहा है, अकाउंटेंट से मीटिंग करवाओ। तो अकाउंटेंट से मीटिंग करता है, वो सारे अकाउंट्स चेक करता है। अब सुन ध्यान, अकाउंटेंट को बोला कि भाई 60 लाख रुपए की सेल लिखी रखी है तूने, कहाँ है 60 लाख रुपए की सेल, बिल दिखाओ उसको। और अगर बिल नहीं हो तो फंस जाएगा। ठीक, ब्लेम अकाउंटेंट पे आ जाएगा। बॉस बोलेगा मुझे क्या पता कि अकाउंट तो ये बना रहा है, इस पे ब्लेम आना चाहिए, जेल होगी इसको, कितने लगे, किस पे लगेगी, हमारे तो गलती नहीं होगी। इसीलिए जो जॉब वाला अकाउंटेंट है उसको भी ये चीज सिखाई जा रही है, क्या कि बिना एविडेंस से कुछ रिकॉर्ड मत करो।
आपका बॉस बोलता है 60 लाख की सेल लिख ले, है सिर्फ 50 लाख की, तो आप बोलो सर मुझे 60 लाख के बिल ला के दे दो आप, तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, चाहे फेक बिल बना दो। तो मेरे को ये चेक करना काम नहीं है कि बिल जेन्युइन है कि नहीं, ठीक बात है, वो काम चेक करना मेरा काम नहीं है, मुझे बस अपनी सेफ्टी करनी है। 60 लाख के बिल मुझे ला कर दे दो आप, मेरे पास रिकॉर्ड में हो जाएगा ताकि मैं ना फंसूं। समझ पा रहे हैं ये बात? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी लेन देन ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो किसी ना किसी एविडेंस पे, किसी सबूत के बेस पर रिकॉर्ड की जाती है, वो सबूत बिल हो गया। जैसे कि सेल, जैसे कि परचेज, जैसे कि पैसा मिल रहा है, रिसीट ऑफ कैश। रिसीट क्या होती है जी? सर मैंने किसी को उधार सामान बेचा और बाद में पैसे से मुकर जाए तो मेरे पास प्रूफ के लिए बिल, उसने मुझे पैसे दे दिए कुछ दिन के बाद, फिर मैं भूल जाऊं कि मुझे पैसे दिए थे, तो क्या प्रूफ है? उसके लिए रिसीट बनती है। जैसे आपने मुझे फीस में मैंने आपको रिसीट दी ताकि मेरे को भी याद रहे और आपको भी याद रहे, ऐसे ही वो रिसीट जब कंपनी के अंदर डेटर आकर के पैसे देगा, कस्टमर आकर के पैसे देगा, तो कंपनी वाले उसको रिसीट इशू करेंगे कि आपसे हमने इतने पैसे लिए इस डेट पर, चेक लिया तो ये चेक नंबर था, इतने अमाउंट का चेक था, तो ये प्रूफ हो गया कि पेमेंट आई है या गई। रिसीट ऑफ कैश। Yet some estimates are also made for ascertaining profit or loss. एग्जाम्पल दिया हमने डेप्रिसिएशन, कुछ एस्टिमेट, कुछ अंदाजे लगाने पड़ते हैं प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन बुराई कर रहा है लेकिन बचाते हुए, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बोल रहा अकाउंट्स बेकार है, एस्टिमेट भी होता है कुछ, हम बुराई भी कर रहे हैं तारीफ करते हुए कि अकाउंट्स बहुत अच्छा है, हर चीज एविडेंस पे रिकॉर्ड करता है, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे रिसीट ऑफ कैश, कुछ हम एविडेंस पे रिकॉर्ड करते हैं, हालांकि थोड़ी बहुत चीजें जो एस्टिमेट करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पर आ गए हैं। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। ध्यान से देखिए, मशीनरी खरीदी 2015 में 10 लाख की, बिल्डिंग 2020 में मार्केट में इसकी वैल्यू करीब 15 लाख हो गई। तो जब मैं 2015 के 2020 के अकाउंट्स बनाऊंगा तो बिल्डिंग को 10 लाख पर दिखाऊं कि 15 लाख पर दिखाऊं, ये सीख रहे हैं। दोबारा समझाता हूं कि सर हमने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपीस की 2015 में, 5 साल के बाद मार्केट वैल्यू इसकी बढ़ गई, ये बिल्डिंग 10 से 15 लाख की हो गई। तो जिस टाइम मैं 2020 के अकाउंट्स बना रहा हूं उस टाइम मैं बिल्डिंग को 10 लाख पर ही दिखाऊं या 15 लाख पर ही दिखाऊं, ये दो ऑप्शन है। अभी समझ रहे हैं कि किस पर दिखाना और क्यों। आंसर इज 10 लाख, 10 लाख पर दिखाना है। अब क्यों? इंडिया में कॉन्सेप्ट ये है, लॉजिक ये है कि सर जब बिल्डिंग हमने खरीदी वो बिजनेस करने के लिए खरीदी, बेचने के लिए नहीं खरीदी। तो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट ये सिखा रहा है हमें कि तुम मार्केट वैल्यू देख ही क्यों रहे हो, तो तुम बेचनी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सब अपने घर में रह रहे हैं, तो क्या आप हर साल अपने घर की वैल्यू चेक करते हैं कि मार्केट में बढ़ी कि घटी, कि आज कितनी हुई, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो? नहीं, क्योंकि बेचना ही नहीं, हमें तो घर में रहना। कभी हमारा शिफ्टिंग का मन हो, कोई नया घर लेना, तब पुराना घर बेचना, तब हम मार्केट वैल्यू चेक करें बढ़ी कि घटी की कितनी। क्लियर हो रही है बात? तो कॉन्सेप्ट ये सिखा रहा है हमें कि मार्केट वैल्यू आप देख ही क्यों रहे हो जब आपको बेचनी ही नहीं। सर इकलौती एक ही आइटम होती है जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं, इसका नाम है गुड्स। उसके अलावा बाकी जितने भी आइटम है वो हम खरीदते हैं इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए। बिल्डिंग खरीदी है उसके अंदर बिजनेस करनी है, मशीन खरीदी है उसमें गुड्स बनाएंगे, फर्नीचर खरीदा है उस पर काम करेंगे, बैठे हुए लोग काम करेंगे, टेबल होगी यूज करेंगे, ड्रॉअर होंगे वगैरह। हर आइटम हम यूज करने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं। तो मार्केट वैल्यू देखो ही मत, ये आंसर है। समझ आ रही है बात? सर यूएसए के अकाउंट्स के हिसाब से 15 लाख की वैल्यू, जैसे इंडिया में सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे यूएसए में सीपीए होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। वहां के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 15 लाख रुपए लिखना। उसके पीछे लॉजिक क्या है देखिए। सर यूएसए में टोटल पॉपुलेशन का लगभग 50% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और इंडिया में लगभग 4% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं जब लोग,
तो अकाउंट्स देखते हैं, अकाउंट्स देखकर कंपेयर करते हैं। अकाउंट्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए और आज की डेट के हिसाब से होनी चाहिए। ये यूएस के अकाउंट्स कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। तो बोलो जी बताता हूँ कैसे। 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी 2015 में, सपोज रिलायंस जियो। 2019 में एयरटेल ने ऐसी बिल्डिंग खरीदी 14 लाख। अब मैं 2020 के अकाउंट्स चेक कर रहा हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मैंने देखा बिल्डिंग जियो में 10 लाख की है, एयरटेल में 14 लाख की है। अगर कॉस्ट पर ही दिखाएं तो मान लीजिए मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाते, इंडिया वाला ही रूल फॉलो करते हैं, तो बिल्डिंग 10 लाख की ही रहेगी 2015 से लेके आगे तक। और एयरटेल ने खरीदी 14 लाख में, तो 14 लाख में दिखाएगा, है बिल्डिंग सेम, लेकिन महंगी क्योंकि उसने लेट खरीदी है, तब रेट बढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे जेब में पैसे रखे, मुझे पैसा लगाना है 2 कंपनियों में। अब मुझे थोड़ा हिस्ट्री पता है कि किसने कब खरीदी, मैं तो ये सोचूंगा यार इसके पास महंगी बिल्डिंग है, इसके पास छोटी बिल्डिंग है, ये बड़ा बिजनेस कर रहा है, जरूर इसमें पैसा लगा देता हूँ। आम इन्वेस्टर मिसलीड होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बना था, यूएस की गवर्नमेंट ने, कि भैया मार्केट वैल्यू पे दिखाओ। आज की डेट में इसकी बिल्डिंग की वैल्यू 15 है, इसकी बिल्डिंग की वैल्यू 14, ये वाली कंपनी ज़्यादा बेटर है, इसमें पैसा, ठीक। तो यूएस में ज़्यादा लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इंडिया में बहुत कम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इसलिए उस मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स नहीं बनाए जाते। समझ आ रही है बात? तो अब हम अकाउंट्स की कौन सी कमी की बात कर रहे हैं? इंडियन अकाउंट्स में ये कमी है कि वो मार्केट वैल्यू नहीं दिखाता। आज की डेट में एसेट की कितनी वैल्यू हो गई ये नहीं दिखाता, ये कमी है अकाउंट्स। सेकंड कमी ये पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है? अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू। चाहे लिख सकते हैं, अगर आपको रियलाइजेबल पढ़ करके क्लिक नहीं होता माइंड में, तो रियलाइजेबल की जगह मार्केट वैल्यू ये लिख सकते हैं। अगर लिखा है द बैलेंस शीट डज नॉट शो द अमाउंट ऑफ कैश which the firm may realize by the sale of all assets। मतलब बैलेंस शीट मतलब कि शीट ऑफ बैलेंस, जिस शीट पे हम हर आइटम का बैलेंस लिख देते हैं, इतनी मशीन है, इतनी बिल्डिंग है और इतना फर्नीचर है। उन सारे आइटम को अगर हम बेच दें तो जितने पैसे मिलेंगे वो अमाउंट भी लिखा हुआ उसके अंदर, मतलब पुरानी कॉस्ट लिखी हुई है। दिस इज बिकॉज मेनी असेट्स आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड, क्योंकि गुड्स के अलावा बाकी जितनी भी एसेट है वो सेल करने के लिए नहीं होती। लॉजिक बताया कि क्यों नहीं लिखते ऐसा। दे आर मेंट फॉर यूज एंड आर शोन एज कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन दैट में हैव बीन रिटन ऑफ। मतलब 10 लाख रुपए की मशीन थी, 2 लाख की घिस गई तो 8 लाख रुपए लिखी जाए, ठीक है। चलिए तीसरे कभी पढ़ते हैं सर, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। सर डिस्कस किया था करके सर, थ्योरी के आंसर में क्वालिटी भी होनी चाहिए, थ्योरी के आंसर में क्वांटिटी भी होनी चाहिए। अब जब अकाउंटेंट है, जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग करते हैं पैसों में। मान लीजिए मेरा बॉस बोलता है कि मैं 10 किलो रॉ मटेरियल लाया हूँ, लिख लो, तो हम क्या करेंगे सर, किलो किलो बहुत पता हमको, कितने रुपए के लाया ये बता दो, हम सबसे रिकॉर्डिंग करेंगे। समझ आ रही है बात? अब बॉस कहता है कि पिछली बार तो ना मैं जो रॉ मटेरियल लाया था वो अच्छी क्वालिटी का था, पर हल्की क्वालिटी का लाया। अगेन सर हमें नहीं मतलब क्वालिटी से, अमाउंट कितना है ये बता दो, हम उस हिसाब से रिकॉर्ड करें, ठीक। तो हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते, क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं। मतलब क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, 5000 का कि 6000 का क्वांटिटी मनी के टर्म्स में। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जांपल समझते हैं सर, स्ट्राइक हो गई ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से कंपनी को लॉस होगा, काम नहीं हो पा रहा, लेकिन हम अकाउंटेंट इस लॉस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिकॉर्ड करेंगे कैसे? कितने रुपए का लॉस हो रहा है कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं, ठीक। फॉर एग्जांपल डिस्कस करते हैं, अभी रिसेंट में लास्ट वीक ही मुकेश अंबानी ने
रिलायंस जियो के चेयरमैनशिप से रेजिग्नेशन दे दिया और अपने बेटे आकाश अंबानी को चेयरमैन बना दिया। ये न्यूज़ आते ही इन्वेस्टर्स को लगा कि शायद बेटा इतना अच्छा ना चला पाए बिजनेस, लगभग 8% शेयर डाउन हो गया, 2550 के आसपास से 2400 रुपये आ गया। जो डाउनफॉल हुआ है शेयर के अंदर, नुकसान हुआ है कंपनी के अंदर, एक अच्छा मैनेजर हट करके एक सपोज एक कम क्वालिफाइड, एक कम एक्सपीरियंस मैनेजर आ गया, इस वजह से कंपनी को लॉस हो सकता है। लेकिन अगेन हम अकाउंटेंट इस लॉस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कितने रुपए का लॉस कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं। तो ये हम तीसरी बुराई पढ़ रहे हैं अकाउंट्स की, कि जो क्वालिटी वाली चीजें होती हैं वो चीज हम रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते। पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट सिंस अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली। मॉनेटरी मतलब मनी की फॉर्म में, मॉनेटरी मतलब जो मनी की फॉर्म में हो। आगे लिखा है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी ऑफ स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस, हमारी इमेज अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, इस वाली ब्रांड पे ट्रस्ट है लोगों को, वो सब चीजें रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते क्वालिटी वाली चीजें। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस क्या होते हैं डिटेल में समझेंगे इकोनॉमिक्स की क्लासेस में, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखिए जी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। फॉर एग्जांपल इंडिया में 10% का इन्फ्लेशन है इस साल, मतलब जो चीज पिछले साल 100 रुपए में मिल रही थी, इस साल वही चीज 110 में मिलेगी। दिस इज इन्फ्लेशन। क्लियर हो पा रही है बात? चीज वही है, बस पैसे ज्यादा लग रहा है सेम चीज के लिए। अब क्या हुआ, एक कंपनी है, तो सोच रहा हूं उसमें पैसे लगाने की। लास्ट ईयर उसकी सेल थी 10 लाख, इस साल उसकी सेल बढ़कर हो गई है 10,60,000, मतलब 6% सेल बढ़ी। अब जब मैं एज ए इन्वेस्टर्स को देख रहा हूँ, मैं सोचूंगा यार इंप्रूवमेंट हो रही है सेल में, बढ़ रही है सेल, बड़ी अच्छी बात है, तो कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। लेकिन रियलिटी में ग्रो नहीं कर रही, डाउन जा रही है। वजह, जब 10% इन्फ्लेशन है पूरी कंट्री के अंदर, इसकी सेल 10 लाख से अगर 11 लाख होती ना, तब भी मतलब स्टेबल ही है, ग्रोथ नहीं है कोई। 10% तो हर चीज बढ़ रही है ना, समझ आ रही है बात? 10 से 11 होती तब भी ग्रोथ नहीं है, ना डाउन ना ग्रोथ, स्टेबल है बस। अगर ये 12 लाख होती तो 1 लाख इसने एक्स्ट्रा ग्रोथ करी, वो उसकी ग्रोथ है। समझ आ रही है बात? तो हमें इन्फ्लेशन को कंपेयर करके देखना चाहिए ना, समझ आ रही है बात? तो फॉर एग्जांपल आपकी पूरी क्लास में सपोज 60% आते थे बच्चों के, इस बार आपके 70 आए हैं, अब देखने में लग रहा है कि अच्छा है, लेकिन पूरी क्लास के 80 आए हैं, तो अच्छा नहीं है ना। तो हमें ओवरऑल हर चीज से कंपेयर करने के बाद ही हम स्पेसिफाई कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब एक्चुअल में 1060 हुआ, तो दिखने में तो अकाउंट्स ये बताएगी कि ग्रोथ है 6% की, अकाउंट्स बताएगी 6% की ग्रोथ, लेकिन रियलिटी में 4% का डाटा है। लेकिन अकाउंट्स इस इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकती। अकाउंट्स में अभी तक ऐसा कोई मेथड, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया जो इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड कर सके। सी फाइनल में एक चैप्टर है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, उसमें रिसर्च चल रही है अभी भी। जैसे साइंस में रिसर्च होती है, वैसे कॉमर्स में भी रिसर्च होती है। उस पर रिसर्च चल रही है कि इन्फ्लेशन को कैसे हम अकाउंट में रिकॉर्ड करा सके, कैसे हम एडजस्टमेंट कर सके। जब वो फाइनल हो जाएगा तो ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा लिमिटेशन में से, तो वो एक चैप्टर बन जाएगा। पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर किए जाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब पुराने वाली कॉस्ट पर। मनी एज अ मेजरमेंट ऑफ यूनिट चेंजेस इन वैल्यू, मतलब 100 रुपए तो 100 रुपए रहेगा, इसकी वैल्यू मार्केट में क्या है वो चेंज हो जाती है। इट डज नॉट रिमेन स्टेबल, मनी की वैल्यू कभी स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि महंगाई आ जाती है। Unless price level changes are considered while preparing financial statements, accounting information will not show true financial result. बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम उसमें इन्फ्लेशन रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, प्राइस लेवल चेंज रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। विंडो ड्रेसिंग,
देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम में कुछ नहीं आ जाता कई बार, विंडो ड्रेसिंग एक्सप्लेन करो 3 नंबर। सर मैं बैंक में लोन मांगने के लिए जा रहा हूँ, मैंने कहा जी मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो वो कहते हैं आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, पास्ट की आपकी कस्टमर खूब सारे बने होने चाहिए, आपके पास करोड़ों रुपए की एसेट्स होनी चाहिए, तो आपको हम लोन देंगे। मेरे पास ये रियल में नहीं है, तो लेकिन वो थोड़ा ना एक्चुअल में चेक करने के लिए आएगा। मैनेजर को तो पेपर पे मैं लिख करके दूंगा, प्रिंट आउट करके दूंगा कि मेरे पास ये एसेट्स हैं, ये सेल है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये प्रॉफिट है, तो मैं अकाउंट्स ऐसे टाइप करवा देता हूँ अकाउंटेंट से, वो अकाउंट दिखा देता हूँ मैनेजर को, वो देख करके सेटिस्फाई हो जाएगा तो मिल जाएगा। दिस इज विंडो ड्रेसिंग, मतलब चीटिंग करना। टर्म कहाँ से आई है? टर्म इस तरीके से आई है, फॉर एग्जांपल कि हमारा घर है, तो हमारा घर सपोज बहुत गंदा अंदर से, लेकिन जो बाहर से लोग जा रहे हैं उन्हें घर के अंदर का पोर्शन नहीं दिखता, उन्हें दिखती सिर्फ हमारी विंडो, खिड़की दिखती है बाहर से। तो अपनी विंडो को ही अच्छे से ड्रेसअप करो कि सामने से जो भी जाए उसको दिखे ये घर बहुत अच्छा है। ठीक बात है। अब सेम चीज अकाउंट्स में आ जाओ। सर अकाउंट्स हमारी कंपनी चल कैसे रही है, कोई एक्चुअल में अंदर आकर के नहीं देखेगा, उसको देखने के लिए जो विंडो है वो अकाउंट्स है, मतलब अकाउंट्स वाली खिड़की से ही मैनेजर झांक रहा है कि हमारी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो अपनी विंडो को ही ड्रेसअप कर दो अच्छे से, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दो, सेल ज़्यादा दिखा दो, एसेट ज़्यादा दिखा दो। ठीक है। अब ये कमी है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली होता है। ठीक है जी। तो हम भी अगेन वही वाली चीज़ है, जैसे हम सीए साइन करते हैं उस रिपोर्ट पर, तभी बैंक मैनेजर लोन देता है, तो हम भी साइन करने से पहले उनसे हर चीज़ का बिल प्रूफ वगैरह मंगा लेते हैं, तब हम साइन करते हैं ताकि अपनी सेफ्टी रहे। अब वो बिल फेंक लेकर के आए तो उसकी गलती है। 99% केस में होता क्या है सर, इंडिया में करोड़ों बिजनेसमैन है, इतना टाइम नहीं है गवर्नमेंट के पास चेक करने का, हर एक के पास जाए और चेक करे। तो गवर्नमेंट जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनका अरबों खरबों में टर्नओवर होता है, जनरली उनके पास नोटिस भेजती है, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा सेफली काम करते हैं, वो कोई चीटिंग वाला काम बहुत रेयरली करते हैं, कि बहुत ज़्यादा सेफ होकर के चलते हैं। तो छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी मैक्सिमम चीज़ें फेक चलती हैं, क्योंकि उनके पकड़े जाने के चांस बहुत कम होते हैं। गवर्नमेंट भी पकड़ेगी तो 1000, 2000, 50,000 टैक्स मिलेगा, बस इसे इतना एफर्ट नहीं लगाएंगे गवर्नमेंट। चलिए पढ़ते हैं विंडो ड्रेसिंग। द टर्म विंडो ड्रेसिंग का मतलब अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करना, हेरा फेरी करना, गड़बड़ करना, सो एज टू कंसील, कंसील मतलब छिपाना, वाइटल मतलब कि इंपॉर्टेंट, सच्चाइयां, फैक्ट्स, इसका मीनिंग ना पता हो लिखते रहे साथ साथ। मैं फिर पढ़ रहा हूं, द टर्म विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में गड़बड़ करना, सो एज टू कंसील, कंसील मतलब छिपाना, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स मतलब सच्चाइयां, एंड प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सो एज टू शो बेटर पोजीशन देन व्हाट इट एक्चुअली इज, जो एक्चुअल में है उससे बहुत बेटर पोजीशन दिखाना। इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट fails to provide true and fair view। फेमस टर्म है सर काफी। चैप्टर से बढ़ते जाएंगे आगे आगे, जो मेरे रियल के क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं रिपोर्ट्स, क्वालिटी रिपोर्ट बनाता हूँ या फाइनेंशियल अकाउंट साइन करके देता हूँ, उनकी रिपोर्ट्स भी मैं क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कराता हूँ, पूरी पढ़वाता हूँ बच्चों से, चैप्टर वाइज, जिस चैप्टर में जो रेलेवेंट होगा, कि आपको रियल में पता रहे कि कैसे रिपोर्ट बनती है, हम अकाउंटेंट क्या बनाते हैं और अकाउंटेंट चेक कैसे करता है। इनफैक्ट मैंने एक बार 15 लाइन की खट्टी रिपोर्ट आई गई थी मेरे पास साइन करने के लिए, मैंने सारे बच्चों को बंटवा दी और उन्होंने बताया कि ये मिस्टेक निकल सकती है, आप लोग ढूंढो। 3 बच्चों ने मिस्टेक भी ढूंढी उस रिपोर्ट में, फिर मैंने आगे उसको ठीक कराया। ट्रू एंड फेयर व्यू एक टेक्निकल टर्म है सर, रिपोर्ट में जरूर लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ झूठा नहीं है, कुछ छूटा नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू, कुछ छूटा नहीं मतलब इनकम्प्लीट नहीं, और कुछ झूठा नहीं है मतलब फॉल्स नहीं। तो ट्रू एंड फेयर व्यू ये बताना। और द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड बैलेंस शीट फेल्स टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू बताने में फेल हो जाती है क्योंकि हम गलत अकाउंट दिखा रहे हैं और विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो सही है जी। तो ये हमने पढ़ी सर 5 कमियां अकाउंट्स की। पहली हमने क्या पढ़ी, पहली वाली कमी कि काउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, मतलब कोई एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, अंदाजे से आंसर आएगा।
दूसरी कमी क्या बताई सर, अकाउंटिंग जो है मार्केट वैल्यू नहीं दिखाती, कॉस्ट दिखाती है। तीसरी कमी सर, क्वालिटी वाली चीजें रिकॉर्ड ही नहीं करती। चौथी कमी, ये प्राइस लेवल चेंज जैसे कि इन्फ्लेशन वगैरह उसको इग्नोर कर देती है। और पांचवी कमी, मैनिपुलेशन होती है, विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग वाले पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इस पर कई बार सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। विंडो ड्रेसिंग एक्सप्लेन करो, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स। तो लिमिटेशन पे क्वेश्चन जितने मार्क्स का आएगा उतने पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं, हेडिंग की एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 5 पर आ गए हैं। नेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल में कौन कौन लिखे हुए हैं सर, ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, वर्कर्स। ये कंपनी के अंदर के लोग हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्यों बोला हुआ है, पहले बात सर, यूजर्स का मतलब क्या है, जो अकाउंट्स को यूज करेगा, अकाउंट्स को देखेगा, उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, कोई काम की है चीज उसके लिए, वो यूजर हो। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के लोग। अंदर के लोगों को इन्फॉर्मेशन जो दिखाएंगे वो अलग होगी, और बाहर के लोगों को जो दिखाएंगे वो अलग होगी। इसलिए कैटेगरी कर रखी है इंटरनल और एक्सटर्नल अलग। इंटरनल वाले में मैनेजर आ गया, बॉस आ गया, वर्कर आ गए। और एक्सटर्नल वाले में बैंक आ गया, इनसे लोन वगैरह लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लेते हैं, इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया। पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब जो पैसा लगाने वाला। देखो पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जैसे कहता है आपने बहुत पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, मतलब जो करने वाला है तब करा नहीं है, उसे पोटेंशियल कहते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन के पोटेंशियल स्टूडेंट हो, डी हुई, तो ऐसे ही जब मान लीजिए इन्वेस्टर कौन हुआ, एक कंपनी में मैंने पैसा लगा रखा, मैंने सपोज एशियन पेंट के शेयर्स खरीद रखे, तो मैं एशियन पेंट के अकाउंट देखता रहूंगा रेगुलर, कंपनी डाउन तो नहीं जा रही, सही काम कर रही है नहीं कर रही, तो इन्वेस्टर देखेगा। दूसरी बात, मेरे पास पैसे और मैं सोच रहा हूँ कि एशियन पेंट में पैसे लगा दूं, तो मैं उसके अकाउंट्स देखूंगा कि सही होंगे तो लगाऊंगा, वरना नहीं। तो मैं हूँ पोटेंशियल इन्वेस्टर। सही है, इन्वेस्टर जो एक्चुअल में लगा चुका है पैसा, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो लगाने वाला, दोनों ही यूजर अकाउंट के। क्रेडिटर जिन्होंने गुड्स उधार में दिए हैं, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी जिनको टैक्स लेना है, रिसर्चर्स जिनको को रिसर्च करनी है इस पर, कंज्यूमर्स कस्टमर जिनको यूज करना है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स, पब्लिक प्रोडक्ट्स यूज करने वाला अकाउंट्स भी देखेगा। जैसे कई बार ना कोई चीज़ क्या होती है, मान लीजिए मैं मशीन खरीदा, अब मशीन चलेगी 10-15 साल, करोड़ों रुपए की मशीन है, उसके बाद मुझे सर्विस भी चाहिए उसके बाद, तो मैं ऐसी कंपनी चुनूंगा कि जो कोई नई है, ऐसी कंपनी लूंगा जो पुरानी कंपनी। या लैपटॉप पे भी समझ लो, लैपटॉप में ले रहा हूँ सर, कम से कम 5-6 साल यूज़ करूंगा, तो मैं ऐसी कंपनी लैपटॉप लूंगा जो पुरानी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, जो अच्छी खासी चल रही है, कि नई कंपनी में शायद मैं ट्रस्ट ना करूँ। जैसे कंज्यूमर का भी नीड है अकाउंट्स को देखना, और पब्लिक का भी, इसमें कस्टमर आ गए, पब्लिक आ गई, और सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उसकी वजह से इफेक्ट करते हैं, जैसे पोल्यूशन ज़्यादा हो गया तो पब्लिक इफेक्ट हो रही है उससे, इससे पब्लिक का भी उसमें रोल है। क्वेश्चन नंबर 6, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में तो क्या फर्क है, आपको स्टार्टिंग में बताया था पहली क्लास में कि सर बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो छोटे दुकानदार हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक अकाउंटेंट को हर महीने सैलरी दे 40-50 हज़ार रुपये अफोर्ड कर सके। तो क्या करते हैं, अकाउंटेंट को कहते हैं भाई तो संडे आ जाइए 4 घंटे के लिए, थोड़ा अकाउंट्स बना जाए, मुझे बस ये हिसाब चाहिए, इतना हिसाब करके बस इस महीने के 5,000 रुपये दे दूँगा। तो वो छोटी मोटी अकाउंट्स को बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग मतलब वो जो आधी अधूरी अकाउंट्स बन रही है, कंप्लीट अकाउंट्स नहीं बन रही। सिंपल सी बात, जो 5,000 महीना दे रहा है वो 100% अकाउंट्स नहीं बन पाएगा उसके जैसे जो 40,000 महीना दे रहा है, क्योंकि अगर 5,000 महीना में भी उतने अकाउंट्स बन जाएंगे तो कोई कंपनी 40,000 रुपये क्यों देगी कंपनी। जो कंपनी अकाउंटेंट को बुला रही है सुबह से शाम तक, महीने के 40,000 रुपये दे रही है, 50,000 रुपये दे रही है, तो अकाउंट बहुत ज़्यादा डिटेल में बनवाएगी, एक चीज़ बनवाएगी, कुछ चीज़ छूटेगी। और कोई बिजनेसमैन संडे बुला करके 3-4 घंटे काम करवा रहा है, महीने के सिर्फ 5,000 दे रहा है, तो एक लिमिटेड ही अकाउंट्स बनवाया जितनी उसको रिक्वायर है। जैसे मैंने जब इंटर्नशिप में जॉब करी थी, ऐसे मतलब ट्रेनिंग में जब जाते हैं तो संडे वाले काम में, तो वो लोग क्या करवाते हैं जनरली कि भैया डेटर और क्रेडिटर। डेटर मतलब जिनको उधार सामान बेचा है, क्रेडिटर मतलब जिसको उधार सामान खरीदा है, बस उसकी लिस्ट रेडी करवा दो। नॉर्मली होता क्या है, जैसे मैं दुकान पे बैठा हूँ, अच्छी खासी सेल है, मान लीजिए मैं 4-5 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, ठीक, और मतलब इतना बिजी हूँ कि बिल कटना है बस। जैसे कस्टमर आया, ये सामान चाहिए, मैंने बिल बनाया, अपने एम्प्लॉय को बोला सामान लेकर के आओ, उसको डिलीवरी दो, तो बिल बने जा रहे हैं। अब शाम कंप्लीट हो गई, अब किसको कितना माल भेजा, नाम लिखा हुआ है, बिल लिखा हुआ है, लेकिन अब टोटल किसी ने 5 बार सामान लिया, किसी ने 6 बार सामान लिया। उधार लोग सामान सब लोग उधार ही लेते हैं, सामान लोग मैक्सिमम सामान उधार ही लेते हैं, पेमेंट हैंड टू हैंड नहीं आती।
तो मुझे को क्या चाहिए कि मान लो राम को सामान बेचा 3 लाख का, तो राम के रजिस्टर में 3 लाख लिख दूँ। उसके बाद अगले दिन राम को फिर बेचा 50 का, तो राम के रजिस्टर में फिर 50 जोड़ दूँ, तो 3 का 3.5 हो जाएगा, है ना। ये अकाउंट्स वाला काम लिमिटेड का काम, बट डेटा क्रेडिटर की लिस्ट कंप्लीट करके पूरा आधा पूरा वाला काम वो है जो बनवाया जाता है बुक कीपिंग के अंदर। और अकाउंटिंग में कंप्लीट अकाउंट होते हैं, कुछ नहीं छूटता। उसमें ये पूछा हुआ है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है, ये समझाओ। पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द वाइडर कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग हुआ क्योंकि इसके अंदर छोटे मोटे काम भी हो रहा है, बड़ा काम सारा काम हो रहा है, तो अकाउंटिंग वाइडर कॉन्सेप्ट हुआ। और अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग भी आ गया, है ना, क्योंकि बुक कीपिंग में छोटी मोटी चीजें तो हो ही रही है अकाउंट्स के अंदर। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, डेटा को रिकॉर्ड कर लो, विच इज वन एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, वो सिर्फ उसका एक हिस्सा, छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग जबकि क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये टर्म समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 में समझाऊंगा मैं तीनों चीज का मतलब क्या है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, बुक कीपिंग तो खत्म हो जाती है तुरंत, छोटा मोटा काम करते, अकाउंटिंग वो समझ लो बिगिन हो रही है वहां से और एंड तक चलेगी। सेवन से पहले 8 क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, इन दोनों में फर्क समझ रहे हैं। बुक्स समझ लो अकाउंटेंसी हो गई और बुक्स पढ़ना अकाउंटिंग हो गई। और समझते हैं सर अकाउंटिंग ना वर्ब है, मतलब काम करना अकाउंटिंग है। मान लीजिए मैं लैपटॉप पर किसी कंपनी अकाउंट्स बना रहा हूं तो बोलूंगा मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, मतलब अकाउंट्स बना रहा हूं। और मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं, अगर बुक पढ़ रहा हूं तो मुझे अकाउंट्स आती है, बोलूंगा मुझे अकाउंटेंसी आती है। अकाउंटेंसी मीन्स नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग मीन्स एक्चुअल में अकाउंट्स बनाना। सही, पढ़ते हैं एक बार। अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज एक्शन, काम करना। अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी से के नॉलेज से हमने जो रूल पढ़े, जो प्रिंसिपल्स पढ़े, जो समझे, उसके बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। Thus, it may be said that accountancy is the knowledge of accounting and accounting is the application of accounting. मतलब अप्लाई करना उसको फॉलो करना। तो ये क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 9, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। जब हम अकाउंट्स बनाएं तो इन 4 बातों का ध्यान रखें। ये क्वालिटी हमारे अकाउंट्स में होनी चाहिए। पहला है रिलायबल, भरोसेमंद। सके हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम शायद हर बार रेट कंपेयर नहीं करते कि कोई नया सैंपल वाला खुला हुआ ब्लड टेस्ट वाला उसके साथ शायद नहीं करवाते हैं। जो ट्रस्टेड है, फॉर एग्जांपल लालपत लैब हो गया, एचओडी हो गया, जो ट्रस्टेड है वहाँ से ज़्यादा करवाना प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारा रिलायबिलिटी होता है, वो ट्रस्टेड है। तो हमारे अकाउंट्स जब बने तो वो ट्रस्टेड हो, रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, कोई उसे भरोसा कर सके। वो भरोसा कैसे आएगा सर, कि जब भी हम अकाउंटिंग करें तो बिना एविडेंस से कोई अकाउंटिंग ना करें। एक स्कीम है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये यूपी में चलाया गया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज देने के लिए, कोई मेडिकल की दिक्कत ना आए इस चीज़ के लिए, तो उसमें मतलब करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का इसमें जो था वो बजट था। तो उसकी ऑडिट के लिए कुछ हॉस्पिटल्स के ऑडिट हमें मिले हुए थे। जब हॉस्पिटल में ऑडिट करने के लिए गए, चेकिंग करने के लिए गए, एक चीज़ चेक करी, उसमें बहुत सारी कमियां कैसे दिखी। जैसे कि तो वहाँ पे जो पुराने एम्प्लॉइज हैं उन्होंने अपने रूम के अंदर AC लगा रखा है जबकि उनको परमिशन नहीं। गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर AC की परमिशन सिर्फ कुछ ही ऑफिसर्स को होती है जो हायर ग्रेड, हायर स्केल पर होते हैं, सीनियर लेवल पर होते हैं, उन्हीं को परमिशन होती है, बाकी सबको परमिशन नहीं। उन्होंने लगवा रखा था, खरीद रखा था, लगा रखा। तो देखो पैसा खरीदने का पैसा खर्चा एक्स्ट्रा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो एक्स्ट्रा हुआ, प्लस स्टॉक ऑडिट के लिए आते हैं स्टॉक चेक करने के लिए। तो जैसे रजिस्टर में लिखे हुए कि सपोज
240 इंजेक्शन होने चाहिए, लेकिन जब देखने गए गोदाम में तो वहाँ पर 200 थे, 40 कम थे। तो उन्होंने 40 किसी को दे दिए, पैसे ले लिए उससे, ऐसा हुआ है या लिखने में गड़बड़ करी है, ये हमें रिपोर्ट करनी है, काम हमारा रिपोर्ट करने का होता है। हमें ये नहीं जानना कि किस वजह से कम हुआ, हमारे पास रिपोर्ट करना होता है। तो ये रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं सर हम। तो ये जब रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद हम रिपोर्ट में अपनी साइन करेंगे, अपने स्टैंप लगाएंगे, तो पब्लिक को या गवर्नमेंट को ट्रस्ट आएगा कि ये अकाउंट सही है। पढ़ते हैं जी पहला वाला पॉइंट, रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग रिलायबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस। बायस मतलब भेदभाव करना। जैसे हम कहते हैं ना मम्मी डैडी को बायसनेस करते हो, दूसरे को ज़्यादा प्यार करते हो, उनको कम प्यार करते हो, तो बायस मतलब भेदभाव। तो हमें क्या करना है, भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव से मतलब कि सर हमें टैक्स बचाने के लिए प्रॉफिट कम दिखाना, ऐसा नहीं होना, या लोन लेने के लिए प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना, ऐसा नहीं करना। ठीक, बायसनेस नहीं रखनी, भेदभाव नहीं रखना। एंड फ्री फ्रॉम एरर, मिस्टेक्स वगैरह ना हो, तो आप रेगुलर बेस पे चेक भी करते हैं कि मिस्टेक तो नहीं। दूसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब काम का। ठीक है, तो टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आ रहा, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये कंपनी ग्रो कर सकती है, मेरा मन है इस कंपनी में पैसा लगाऊं। तो मैं इसके अकाउंट्स देख रहा हूँ, मैं इसका अकाउंट्स मैंने खोला, क्योंकि अकाउंट्स में ये लिखा हुआ है कि इनके पास 230 रजिस्टर्स भी रखे हुए हैं, 500 पेन्स भी रखे हुए हैं, 20 कैलकुलेटर भी रखे हुए हैं ऑफिस में। तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल बेकार की चीज़, काम की चीज़ नहीं। समझ पा रहे हैं? तो मुझे इस कंपनी में अगर चेक करना तो मैं देखूंगा कि कितने करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, कितने करोड़ रुपए की सेल है, कितने करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, कितने करोड़ रुपए का लोन है। ये चीज़ मेरे लिए काम की है, ये काम की नहीं। तो हम अकाउंट्स ऐसे बनाएं जो यूजर के लिए रेलिवेंट हो, काम की हो। समझ पा रहे हैं क्या सीख रहे हैं इस पॉइंट के अंदर, कि जब अकाउंट्स बनाएं तो रेलिवेंट हो, काम की चीजें दिखें उसको, यूजर को, बेकार की चीजें ना दिखें। अकाउंट्स ऐसे बनाएं। Second point is a relevance. Accounting must be relevant to user. It should meet the need of the user. User की जो need है वो फुलफिल हो जानी चाहिए। ठीक। अगेन से टाटा मोटर के अकाउंट्स चेक कर रहा हूँ। अब जब मुझे कंपनी के अंदर पैसा लगाना टाटा मोटर के अंदर, जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। एक इन्वेस्टर जरूर थोड़ा एजुकेशन होनी चाहिए उसके पास। किसी कंपनी को पैसा होना, डिग्री चाहिए पैसा लगाने के लिए किसी कंपनी में। ठीक है। दूसरी बात, हो सकता है पढ़ा लिखा हूं लेकिन कॉमर्स का पढ़ा लिखा नहीं, साइंस स्ट्रीम का। तो एक ऐसा इंसान भी अकाउंट्स देखता है जिसे अकाउंट्स नहीं आती, जिसे कॉमर्स नहीं आती। वो अनएजुकेटेड भी हो सकता है और साइंस स्ट्रीम का भी हो सकता है, आर्ट्स स्ट्रीम का भी हो सकता है। तो वैसे सपोज मैं अकाउंट्स स्ट्रीम का नहीं हूँ और मुझे इस कंपनी का अकाउंट्स देखकर मुझे आइडिया लगाना है कंपनी बढ़िया है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 लाख, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20 लाख, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 5 लाख। अब ऐसे वर्ड पढ़ के तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि अकाउंट कंपनी अच्छी है बुरी, क्या चीज़ मुझे पता ही नहीं। तो हमें वही टर्म्स यूज करनी है जो अंडरस्टैंडेबल हो, एक आम आदमी के समझ में आ जाए। थर्ड पॉइंट ये सिखा रहा हूं, understandability. Accounting information must be presented in a manner that the users are able to understand. जो भी अकाउंट्स को यूज कर रहा है, जो देख रहा है, उसको समझ में आता है इसमें हो क्या रहा है, भले वो अकाउंट स्ट्रीम का नाम तब भी। पॉइंट 4, कंपेरेबिलिटी। सर जब कंपनी के अकाउंट्स बनते हैं तो उसकी जो लिस्ट होती है, जो हमें अकाउंटेंट को सीखनी होती है, लर्न करनी होती है, उसमें ना सीक्वेंस भी याद करते हैं। सीक्वेंस देखो क्यों याद करते हैं। मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर को पैसा लगाना है मुझे, तो मैं सपोज मारुति और टाटा मोटर ये दो कंपेयर करना चाह रहा हूँ। मारुति कंपनी के सीईओ ने कहा है कि अभी हम इलेक्ट्रिक कंपनी में, इलेक्ट्रिक कार्स में नहीं आएंगे, एटलीस्ट 5 साल तक, जब मार्केट इंडिया में स्टेबल हो जाएगी इलेक्ट्रिक कार्स की तब आएंगे। टाटा मोटर अभी करा देगी। तो अब बड़े कंफ्यूज हूं किसमें पैसा लगाऊं। मारुति अभी
टॉप पर है, टाटा मोटर टॉप पर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में लग रहा है कि टाटा मोटर टॉप पर होगी, मारुति नहीं। तो मैं कंफ्यूज हूं, उसके बाद अकाउंट्स चेक कर रहा हूं। सेल लिखी हुई है 20 करोड़ रुपए यहाँ पर, इसकी यहाँ लिखी है 20 करोड़ रुपए सेल, यहाँ लिखी है बिल्डिंग 50 करोड़ की, इसकी बिल्डिंग यहाँ लिखी है 50 करोड़ की, इस पर लोन लिखा हुआ यहाँ पे 30 करोड़, इसका लोन यहाँ लिखा है 20 करोड़। अब जब मैं इसको कंपेयर कराऊंगा ना, आमने सामने रख रहा हूँ, तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा ठीक से। मैं क्या बोलूंगा 20 लाख की सेल या 50 लाख की सेल, अच्छा ये तो बिल्डिंग है, फिर यहाँ ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी एक इन्वेस्टर को, समझ पा रहे हैं? इसलिए हम अकाउंट में क्या करते हैं, सीक्वेंस भी याद रखते हैं, और हमें हर कंपनी के अकाउंट सीक्वेंस से होते हैं। मतलब सपोज मारुति कंपनी में सपोज 6th नंबर पे बिल्डिंग लिखी है लिस्ट में, तो टाटा मोटर में भी 6th नंबर पे बिल्डिंग लिखी होगी, तभी इजीली कंपेयर हो पाएगा। ठीक है, तो हम अकाउंटेंट इसलिए जो आइटम लिखते हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर, वो आइटम सीक्वेंस से लिखते हैं ताकि इजीली कंपेयर हो सके, इस पर्पस से सीक्वेंस से। समझ आ रही है बात? अच्छा, एक बात दूसरी बात सुने सर, कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? जैसे आप की बात करूं सर, आपको कंपैरिजन करना है, अगर अपने मार्क्स की, आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उस कंपैरिजन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, लास्ट ईयर आपकी परसेंटेज कितनी आई थी और इस बार परसेंटेज कितनी आई, कंपेयर करो, पता लग जाएगा इंप्रूवमेंट है कि नहीं। दूसरा तरीका, जो आपका फ्रेंड है उसके मार्क्स देखो और अपने मार्क्स को कंपेयर करो, पता लग जाएगा अच्छी है कि। सेम तरीके से टाटा मोटर अच्छी है कि नहीं, मुझे ये पता करना है। दो तरीके हैं, टाटा मोटर की लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, टाटा मोटर का इस साल का प्रॉफिट कितना, कंपेयर कर तो पता लग जाएगा रोते नहीं। दूसरा तरीका, टाटा मोटर की कॉम्पिटिटर कंपनी कौन सी है पता करता हूं, मारुति सुजुकी, मैंने उसके प्रॉफिट देखा, टाटा मोटर का प्रॉफिट देखा, कंपेयर करा। दूसरा तरीका ये। समझ आ रही है बात? तो कंपैरिजन दो तरीके से होता है, अपनी ही कंपनी को कंपेयर करो पिछले ईयर से, या अपनी कंपनी का करंट ईयर और कॉम्पिटिटर कंपनी का करंट ईयर। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, कंपैरेबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू कंपेयर, यूजर जो है वो उसे अच्छे से कंपेयर कर सकें। पहला लिखा हुआ है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, दूसरा लिखा हुआ है इंटर फर्म कंपैरिजन। एग्जाम में बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन टेस्ट में एग्जाम में भूल जाते हैं, इंट्रा वाला कौन सा था, इंटर वाला कौन सा था। याद रखिए इतनी सी बात, इंटर का मतलब बिटवीन टू, दो अलग अलग कंपनियों के बीच में कंपैरिजन, दिस इज इंटर फर्म कंपैरिजन। जैसे होता है ना इंटर कॉलेज कंपटीशन, तो दो कॉलेजों के बीच में कंपटीशन होता है, जैसे दो कंपनी के बीच में कंपैरिजन, तो इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा मतलब सेम कंपनी डिफरेंट ईयर, कंपैरिजन बिटवीन टू पीरियड्स, दो साल अलग अलग, कंपनी सेम ही। ठीक है जी। तो इंट्रा वाले में कंपनी सेम है, ईयर अलग है, और इंटर वाले में ईयर सेम है, कंपनी अलग है। मारुति 2020, टाटा मोटर 2020, मारुति 2019, मारुति 2020। पता है पहले वाला ये कौन सा, इंटर के इंट्रा, इंटर, और ये वाला इंट्रा। सोच के बताना है ध्यान से, इंटर के इंट्रा, और कोई आंसर ट्राई करेंगे सभी। इंटर के इंट्रा आंसर है जी, कंपैरिजन नहीं, ना इंटर ना इंट्रा। अगर मैं इस साल का प्रॉफिट अपनी कंपनी का कॉम्पिटिटर कंपनी के लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करो तो कंपैरिजन नहीं होगा। आप अपने मार्क्स, अपनी परसेंटेज, अपना फैमिली परसेंटेज देख लो लास्ट ईयर की, अपने परसेंटेज करंट ईयर, तो कंपैरिजन ही नहीं, कंपैरिजन ही गलत है, फेल कंपेयर। जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें पता क्या होता है कि बाकी सब कुछ सेम, डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, या तो ईयर डिफरेंट हो, बाकी सब कुछ सेम, कंपनी सेम, सब कुछ सेम, या फिर कंपनी डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम, ईयर सेम। ये कंपैरिजन कोई भी नहीं, मीनिंगलेस कंपैरिजन। समझ आ रही है बात?
तो ध्यान रहेगा कि आप लोगों को इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 1 रह गया, जो उसमें कंपेयर जाइए फटाफट से। पहला क्वेश्चन रेडी कर लीजिए सभी। तो वर्ड है इसमें आर्ट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस। तो क्यों लिखा हुआ है? देखो आर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है समझो इस चीज को, और साइंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। साइंस वर्ड का मीनिंग ये होता है कि कोई भी पर्सन करे रिजल्ट से माना। फॉर एग्जांपल मैडम ने सिखाया केमिकल ए और बी को मिलाकर सी बनेगा, तो मैं मिलाऊं ए और बी तो भी सी बनेगा। आप बनाओ केमिकल ए और बी तो आपका भी केमिकल सी ही बनेगा। समझ आ रही है बात? सबका रिजल्ट सेम आना, मतलब कि रूल बेस्ड हो, सबका सेम ही आंसर आना। दिस इज साइंस। तो अकाउंट्स में कुछ रूल्स हैं जो आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, जैसे डेबिट क्रेडिट के रूल हैं और भी रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, सभी का आंसर सेम ही आना, इसलिए अकाउंट्स साइंस है। आर्ट का मीनिंग समझो, आर्ट का मीनिंग क्या होता है? आर्ट का मीनिंग होता है कि इसमें ना हर पर्सन खुद में साइंस आर्टिस्ट है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ अकाउंट्स का। अकाउंट्स में एग्जांपल ये सब मेरे, जैसे मैं कंपनी में अकाउंटेंट हूँ, अब कंपनी में ना खर्चे बहुत सारे हैं, तो चाय का बिल भी आ रहा है। एम्प्लॉय को मैंने बोला कुरियर करके आओ, कुरियर का पैसे 20 रुपए का। एम्प्लॉय के बाद खुद जाकर के देख कर क्या था, बस का किराया 25 रुपए का। और मैं कितने कितने रजिस्टर बनाऊंगा नए नए, तो मैं क्या कर सकता हूँ बॉस से पूछ करके, इस तरह मैं काम करता हूँ, किराए वाला खर्चे वाला रजिस्टर बना लेता हूँ। सारे किराए का इसी में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो गया, कन्वेंस हो गया, बस का किराया हो गया, ट्रेन का किराया हो गया, कुरियर हो गया, सब इसमें लिख दिया। एक रिफ्रेशमेंट का रजिस्टर बना लेता हूँ, इसमें चाय का बिल, पानी का बिल और कॉफी का बिल, कोई क्लाइंट बड़ा है उसको नाश्ता करा उसका बिल, उसे भी लिख दूंगा। ये अपने अकॉर्डिंग हर पर्सन कर सकता है। मैं अकाउंटेंट हूँ तो शायद मैं कुछ अलग करूँ, आप हो तो आप 5 खर्चों का एक बना दो, या कोई और आए तो वो शायद 6 खर्चों का एक बना दे। आर्टिस्ट है, और मैं कहता हूँ आर्टिस्ट है। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि महात्मा गांधी की फोटो बनाओ रजिस्टर पर, सभी ने पिक्चर देख रखी है उनकी, लेकिन सभी की जो कॉपी में बन करके आएगी पिक्चर वो सबकी सेम नहीं होगी, सभी की डिफरेंट होगी बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जी आर्ट का, कि हर एक का अपने, हर एक के अंदर अपना एक आर्टिस्ट है, हर अपने अकॉर्डिंग चीज़ को बना सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट कि अपने अकॉर्डिंग हम कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, 3 चीजें समझे। पहले समझा रहा हूँ क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या है? मैं बताता था अकाउंट्स, राम का अलग, श्याम का अलग, मोहन का अलग, बिल्डिंग का अलग, सभी का अलग अलग रजिस्टर होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 200 रजिस्टर रखे हुए, बॉस ने बोला रेंट पे करा है तो मैं रेंट का रजिस्टर निकालूंगा, उसमें लिखूंगा। बॉस ने बोला मोहन से सामान खरीदा है, रजिस्टर निकालूंगा मोहन का, उसमें लिखूंगा। 200 रजिस्टर रखे हैं, ठीक। अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब बॉस जो लेन देन है, जो ट्रांजेक्शन है वो जल्दी जल्दी हो रही होती है, तो जब टाइम नहीं होता कि मैं रजिस्टर निकालूं और लिखूं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्रेश रजिस्टर लेता हूँ और उसमें लिखता रहता हूँ, रेंट दिया, परचेज करा, सेल करा, कैश आया, कैश गया, वगैरह वगैरह लिखता रहता हूँ एक रजिस्टर के अंदर। उसके बाद जब दुकान बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाता है, उसके बाद राम के रजिस्टर में, शाम के रजिस्टर में, रेंट के रजिस्टर, ऐसा करता हूँ। तो फ्रेश रजिस्टर पे रिकॉर्ड करना, दिस इज रिकॉर्डिंग। पहला काम तो ये हुआ। उसके बाद रिकॉर्ड करे हुए रजिस्टर में से उन रजिस्टर में लिखना, दिस इज क्लासिफाइंग। वैसे में मतलब क्या होता है, जो चीज जहाँ की है उसे वहाँ रखना, उसे क्लासिफाई करना कहते हैं। अगर हम अपने रूम संगवा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसे भी हम क्लासिफाइंग करते हैं। शर्ट को शर्ट के सेक्शन में रखा, पेन को पेन के सेक्शन में रखा, दिस इज आल्सो क्लासिफाइंग। समराइजिंग क्या होता है? मेरा बॉस कहता है किस किस से कितने पैसे लेने हैं भाई, मुझे बता।
तो मैं उसको 50 एक्स्ट्रा उठा के नहीं दे दूंगा, ये लो जी देख लो कितने पैसे लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात? हम क्या करेंगे, अलग से पेज लेंगे, उसमें लिखेंगे हिसाब, राम से इतने लेने हैं, श्याम के रजिस्टर में चेक करा इतने लेने हैं, मोहन के रजिस्टर में चेक करा उसको इतने देने हैं। एक समरी बना दी हमने एक पेज पर, है ना, वो रेलिवेंट, वो काम नहीं। जैसे मतलब क्रक्स तो यही है भाई, आप किसी बात, आपके पेरेंट्स आप साल के एंड में जाते हैं कि जी बच्चे ने क्या परफॉर्म करा, तो आपकी सारी पूरे साल की टेस्ट नहीं दे देते उनके सामने, आप ये टेस्ट करें एग्जाम्स करें, आपको सीधा सिंपल से रिपोर्ट कार्ड बना के दे देते हैं आपके पेरेंट्स। सर ये समरी समराइज, ठीक। इंटरप्रेटिंग का मतलब रिजल्ट को मीनिंग समझ के कम्युनिकेट करना, जैसे इंटरप्रिटेशन, मीनिंग निकालना, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स के बाद एंड में एक रिमार्क भी होता है, तो ये रिमार्क इंटरप्रिटेशन। हम अकाउंटेंट जब अकाउंट्स बना देते हैं तो एंड में अपना रिमार्क में लिखते हैं कि कंपनी ने परफॉर्म अच्छा करा, या पहले के मुकाबले से डाउन हुई है या बढ़ी है, हमारे को जो में लग रहा है, कि कंपनी में केस चल रहा है, कितने करोड़ की पेनल्टी लग सकती है, ये लिखते हैं। पढ़ते हैं एक बार में। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तीन स्टेप हो गए सर, और तीनों का सीक्वेंस भी यही है, समराइजिंग पहले नहीं कर सकते। इन अ सिग्निफिकेंट मतलब काम का इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं बात, जैसे मनी की फॉर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे। बॉस कहता है 10 किलो रॉ मटेरियल लाया हूं, तो हम कहते हैं सर रुपीस में बताओ कितने हो, मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रेंट दे रहे हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट। इवेंट का मतलब घटना, सिचुएशन, इसमें तो कोई दो लोग इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे कि डेप्रेशन लग हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, इसमें दो लोग इन्वॉल्व नहीं, रिकॉर्ड वो भी करते हैं। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये फाइनेंशियल कैरेक्टर रिपीट है, मनी वाली ही बात। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब फाइनेंस का कैरेक्टर हो उसका, जैसे क्वालिटेटिव कैरेक्टर ना हो। पढ़ा था ना हमने कि क्वालिटी ऑफ स्टाफ रिकॉर्ड नहीं करते, स्ट्राइक ऑफ स्टाफ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, क्वालिटी वाला कैरेक्टर ना हो। एंड इंटरप्रेट करना रिजल्ट को, जो रिजल्ट निकल कर गया। क्लियर हो गई ये बात? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जी, अदरवाइज क्वेश्चन 9 तक सारे हो गए हैं हमारे। एक्सप्लेन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे रेंट पे करा तो रेंट के रजिस्टर में लिखेंगे, गुड्स खरीदे मोहन से तो मोहन के रजिस्टर में लिखेंगे। आपको मैंने आधा बताया है, जब भी कोई लेन देन होगा तो हम उसको 2 बार रजिस्टर में लिखेंगे। 2 बार कैसे? जैसे मैंने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, तो मैं निकालूंगा सैलरी का रजिस्टर, उसमें लिखूंगा कि सैलरी दी, और मैं निकालूंगा कैश का रजिस्टर, ये कैश गया। 2 बात होगी ना। डबल एंट्री सिस्टम हमें ये सिखाने को कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि किसी को 2 बार लिखो। ये कह रहा है कि जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर बात के 2 मतलब होते हैं, ऐसे हर लेन देन के, हर ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट पड़ते हैं हमारे अकाउंट्स में। वो दोनों इंपैक्ट ढूंढो, दोनों इंपैक्ट रिकॉर्ड करो, एक भी छोड़ना नहीं। जैसे कि गुड्स बेचे हमने राम को उधार में, तो सेल हो गई, ये सेल के रजिस्टर में लिखो, और मोहन से पैसे लेने वो भी लिखो, दोनों बातें लिखो। तो हर चीज के दोनों ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने हैं, एक रिसीविंग होता है, गिविंग एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है, वो भी रिकॉर्ड छोड़ना नहीं चाहिए। पढ़ते हैं एक बार। डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। इट रिकॉग्नाइजेस द टू फोल्ड एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट हर ट्रांजैक्शन के, एक रिसीविंग एस्पेक्ट, एक गिविंग एस्पेक्ट, एक वैल्यू वाली, एक वैल्यू जा रही। थर्ड, इन दिस सिस्टम एक एस्पेक्ट डेबिट होगा, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा, जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से होगा। सीखेंगे आने वाली क्लासेस में डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पॉइंट नंबर 4, सिंस वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड अदर इज क्रेडिटेड, टोटल डेबिट क्रेडिट का हमेशा सेम आता है, तो इससे हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है। व्हाट इज अरिथमेटिकल? इट इज मैथमेटिकल।
जैसे हमने दो कॉलम बना लिए, एक डेबिट वाला है क्रेडिट वाला, डेबिट कैसे सीखना है क्लासेस में। तो राम को डेबिट करा 5000, सेल को क्रेडिट करा 5000, ऐसे लिखते रहे। टोटल कर लिया है हमने, टोटल यहाँ का आ रहा है 5 लाख, टोटल यहाँ का भी आ रहा है 5 लाख। तो मतलब हमने सब कुछ सही लिखा है, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं बराबर आना चाहिए। एक का 5 लाख, एक का 4 लाख आ रहा है, दो अलग अलग आ रहा है, दोनों में मिस्टेक। लेकिन मिस्टेक बताएगा सिर्फ मैथमेटिकल बात, जैसे कि तो राम की जगह हमने गलती से श्याम लिख दिया, लेकिन लिखा 5 लाख की, टोटल बराबर सही आएगा, लेकिन मिस्टेक पता नहीं पाएगा कैसे। समझ बात? इस बेस पर, इस वजह से, डबल एस्पेक्ट की वजह से फायदा क्या होगा कि जो मैथमेटिकल वाली एक्यूरेसी है वो पता लग जाएगी, एक्यूरेसी है क्योंकि सिर्फ मैथमेटिकल है और नहीं, और के लिए और ज़्यादा डिग्री मैथ करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। हमारे सिलेबस के अंदर चैप्टर है, इसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उस चैप्टर के अंदर हम ये सीखते हैं कि अगर हमसे अकाउंट्स बनाते टाइम कुछ मिस्टेक्स हो गई, उसको ठीक कैसे करें, उसका एक फॉर्मल तरीका होता है, मतलब उसको काट के ठीक नहीं कर सकते जो गलती हो। तो फटाफट से रीडिंग ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो आज हमने करे हैं तो सेकंड और थर्ड के अलावा बाकी क्वेश्चन पढ़े हैं हमने आज। फटाफट से एक बार रीडिंग ले लीजिए उसकी ध्यान से, स्लो स्पीड में, कोई डाउट आया तो पूछिए।